यूनिट नंबर 4 में आपको दिया मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा का प्रशासन। ठीक, इसके बारे में अपन समझने का प्रयास यहाँ पर करेंगे, देखेंगे क्या कैसी बेसिक चीजें हैं। जैसा कि सिलेबस में आपको दिया हुआ है उस तरह से डायरेक्टली क्वेश्चन इस पर आने की जो चांसेस है वो थोड़ी से कम है। वो इनडायरेक्टली क्वेश्चन आपको बनेगा। सबसे पहले तो आप इस बात को ध्यान रखिए। दूसरी बात, पढ़ने के दौरान में इस चीज को समझिएगा कि टॉपिक बहुत बिखरे हुए हैं इसमें। क्वेश्चन कैसे आएंगे ऑब्जेक्टिव, अर्थात जिन चीजों से आपको वहां पर डील करना वो चीज क्या होगी, इस बात को अपन शुरू से ही समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एमपीपीएससी के सिलेबस के अनुरूप ही क्वेश्चन पेपर आता है, पर कई चीजें ऐसी होती हैं जो सिलेबस में डायरेक्टली शो नहीं होती हैं, बट उनमें से क्वेश्चन पेपर बनता है आपका। तो उन सभी बातों को अपन एक साथ लेकर यहाँ पर चलने का प्रयास करेंगे और एक एक करके चीजें देखेंगे। तो सिक्वेंसली देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये निकल कर आता है कि शिक्षा क्या है। ठीक, बहुत सारी परिभाषा हो सकती हैं। शिक्षा इस धातु से मिलकर बना, उससे मिलकर बना, उपसर्ग ये है, ये सारी बातें हैं। आपके यहाँ पर जो सिस्टम चल रहा है आप तो उन सिस्टमों को देखकर चलिएगा, उनके अनुरूप आप चीजों को बनाने का प्रयास करिएगा। शिक्षा क्या है, उच्च शिक्षा विभाग की जब आप वेबसाइट पर जाओगे तो वहां पर जाकर आप देखोगे तो आपको वहां प्राप्त होगा कि विचार, कर्म एवं व्यवहार की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति। क्या लिखा है? विचार, कौमा, कर्म एवं व्यवहार की जो उत्कृष्ट अभिव्यक्ति है, वही क्या है? शिक्षा है। बहुत ही शानदार परिभाषा है अपने आप में। तीन चीज आई हैं, विचार आया है, कर्म आया है, और तीसरा क्या? उसका एग्जीक्यूशन यानी कि व्यवहार आया हुआ। उसको क्या कहा गया है? एजुकेशन, यानी अच्छा सोचना, अच्छा विचार करना, थिंकिंग इन गुड मैनर। सेकंड वन इज उसको कर्म करना, उसके लिए वर्क करना, और तीसरी उसी चीज के अनुरूप व्यवहार करना, वो भी कैसा? उत्कृष्ट, बेस्ट, सुपीरियर, सुप्रीम। उसकी जो एक्सप्रेशन है वही क्या है? शिक्षा करके कहला रहा है साहब जी। तो शिक्षा यह कहा गया है। मध्य प्रदेश में यदि शिक्षा का ढांचा देखें अपन सबसे पहले, क्योंकि हमको प्रशासन पढ़ना है, तो शिक्षा सामान्यतः है तीन प्रकार से होती है। पहली तो होने वाली साहब जी प्राथमिक शिक्षा। बहुत प्रकार से कैटेगराइज किया गया है, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, उच्च। तो एक अपन इसको देखेंगे, स्कूल वाली एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। तो दूसरी कहलाने वाली है आपकी उच्च शिक्षा, उस पर ही हम कैटेगराइज करेंगे और उसके अनुरूप हम देख लेने वाले हैं। उच्च शिक्षा का मतलब ये है कि आफ्टर 12th, अगर बिल्कुल शॉर्ट में कहा जाए, नहीं तो लंबी चौड़ी परिभाषा आपके पास में बहुत सी प्राप्त है साहब जी। तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले तो शिक्षा का ढांचा अपन को देख लेना चाहिए। मध्य प्रदेश में शिक्षा प्रदान करने वाले स्कूल तथा यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस वगैरह, हायर एजुकेशन आपके सिलेबस में है तो क्वेश्चन इसमें से ज्यादा होगा। इसमें से संभावना कम है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि इसके बारे में नहीं पूछा जा सकता, बिल्कुल पूछा जा सकता है। उठा करके केवल इतना ही पूछ दिया जाएगा कि मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूल कितने हैं, कुल कुल सरकारी स्कूल कितने हैं। लेटेस्ट डेटा आपसे बोल दिया जाएगा कि साहब बताइए 2020 तक में कुल सरकारी स्कूल कितने हैं। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो बताने का आशय है कि ये मत समझना कि स्कूल वाले पर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। एग्जामिनर कहीं ना कहीं आपसे चाहता है कि साहब हायर एजुकेशन हम आपसे पूछ रहे हैं, इसका मतलब है कि लोअर लेवल पर या स्कूल की जो एजुकेशन है वो आपकी तैयार होगी, प्लस उससे संबंधित जितने भी एस्पेक्ट होंगे वो सब आपके तैयार होंगे। तो सिंपल सा जैसे कि क्वेश्चन क्या है कि मध्य प्रदेश में कुल शासकीय विद्यालय स्कूल्स वगैरह कितने हैं, तो 1,20,900 कुछ हैं। ये कब का डेटा है? ये 2020 का डेटा, 2019-20 का डेटा है, ऑफिशियल डेटा है, इसलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा, इसको आप मिस नहीं कर सकते साहब जी। 1,20,941 सरकारी स्कूल हैं। 1,20,000 मोटे तौर पर आप याद रख लीजिएगा, बन जाएगा अपन को वहां पर। तो स्कूल का ढांचा। द नेक्स्ट वन, मध्य प्रदेश में शिक्षा एंड साक्षरता। साक्षरता से पहली बात की क्या मतलब, क्या मीनिंग है? लिटरेसी। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 7 वर्ष से अधिक हो, पॉइंट नंबर 1, और किसी भी लैंग्वेज में लिख सके प्लस लिखे हुए को पढ़ सके, उसे क्या माना जाता है? साक्षर यानी
लिटरेट माना जाता है, सबसे पहले नंबर का पॉइंट। मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी है? 69.32% है। इस डिजिट को आपको दशमलव के 2 अंकों के बाद तक का डिजिट याद रखना ही पड़ेगा। 69.32 मध्य प्रदेश की, जबकि वहीं इंडिया के संदर्भ में अपन देखेंगे तो 74% हमको मिलती है। इसका मतलब है कि नेशनल जो रेशियो है, जो राष्ट्रीय औसत है भारत का, 74% है, उससे हमारी जो लिटरेसी रेट है वह कम है साहब। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर अपन ध्यान रखें। इस पर क्वेश्चन क्या बन सकता है, इसकी संभावना थोड़ी सी कम जरूर है, पर बिल्कुल असंभव वाली बात नहीं है। क्वेश्चन ये होगा, जो कि एक टफेस्ट क्वेश्चन होगा, पीजी लेवल का आप एग्जाम दे रहे हो उस लेवल का क्वेश्चन होगा, कि भारत में ऐसे कितने राज्य हैं, भारत में ऐसे कुल कितने स्टेट्स हैं जिनका लिटरेसी रेट नेशनल रेशियो, जो नेशनल एवरेज है, उससे ज्यादा है या कम है। तो पहले अपन बात कर लें ज्यादा पर। तो आप में से कितने लोग बता सकते हैं अभी ये वाली बात, कितने राज्य ऐसे हैं? तो हतप्रभ रह जाओगे, बोले ये कहां से क्वेश्चन बना दिया। तो बताने का उद्देश्य है कि आपके डायरेक्ट सिलेबस में नहीं है, और आपको ये एस्पेक्ट तैयार रखने पड़ेंगे साहब। सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ। तो कुछ होमवर्क तो आप भी करेंगे, तो लिख लो इस चीज को साहब जी, ये क्या है आपका होमवर्क। द नेक्स्ट वन, तो भारत की साक्षरता दर 74%, मध्य प्रदेश की 69.32%। नेशनल एवरेज से क्या आता है? कम हमको देखने के लिए मिलता है। वहीं पर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, या बात निकल कर आएगी कि पुरुष साक्षरता कितनी है और महिला कितनी है। तो महिला को लेकर के ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं, महिलाओं में कभी भी ज्यादा होगी, ठीक। तो ये चीज अपन देखें, तो ज्यादा क्या होगी? कम होगी, क्योंकि वो पिछड़ी है बेचारी, तो सीधा 10% कम कर देना। इसका मतलब है कि 59 पॉइंट समथिंग कुछ परसेंट, यानी 59%, सीधी बात तो ये है मध्य प्रदेश में महिलाओं की साक्षरता की दर होने वाली है। वहीं पुरुषों के बारे में बात कर लें तो उनकी भी 10-11 बढ़ा देना, आप तो 10 बढ़ा देना। 10 बढ़ाओगे तो 69 प्लस 10 79, एक्चुअली वो 78 है। तो लगभग 78% पॉइंट समथिंग कुछ अपन देखेंगे, तो 78% मोटे तौर पर अपन ध्यान रखने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। इन बातों को ध्यान रखना। द नेक्स्ट में आ जाते हैं, मध्य प्रदेश में शिक्षा का एक बैकग्राउंड, ठीक। क्यों? क्योंकि ऐसे देखो तो अपन को लग रहा है कि साहब एमपी काफी पिछड़ा हुआ है साहब शिक्षा के मामले में। 2022 के संदर्भ में अपन चीजों को देख रहे हैं, तो क्या हमेशा से ऐसा रहा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं रहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहा था। मध्य प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में जाना जाता है, माना जाता है। महाकाव्यों में, बहुत सारे ग्रंथों में हमको इस बारे में जानकारी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि बात करें वेरी फर्स्ट पॉइंट, महाकाव्य काल अर्थात रामायण महाभारत इत्यादि के संदर्भ में हम बात करें तो उज्जैन शिक्षा का एक बहुत ही प्रसिद्ध केंद्र रहा था। उज्जैन शिक्षा का सबसे खास केंद्र कहलाता। ऋषि संदीपनी उन्होंने यहां पर आश्रम अपना बनाया था, और यहां पर कौन कौन शिक्षा प्राप्त की साहब जी? भगवान कृष्ण, बलराम, सुदामा इत्यादि अपन देखने वाले हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं साहब। सिंपल सा क्वेश्चन इसमें क्या बनेगा, यही कहेगा कि साहब संदीपनी आश्रम महाकाव्यों के अनुसार मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित था? ऐसे करके क्वेश्चन बोल सकता है। क्या बताएंगे अपन इस चीज का आंसर? उज्जैन करके बता देने वाले कि हाँ मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ करता था। सिंपल सी बात ये है। तो नेक्स्ट वन आ जाते हैं। अगला जो है सेक्शन जो हमको ध्यान रख लेना चाहिए, नोट्स में सब दिया हुआ है आपको, ठीक है। दूसरा है कि मध्य प्रदेश के और भी कोई ऐसे शिक्षण संस्थान जो कि इसके लिए जाने जाते रहे, तो जो ऐतिहासिक काल कहलाता है, ऐतिहासिक काल यानी हिस्टोरिकल जो एरा कहलाता है, उसमें भी उज्जैन का नाम हमको देखने को मिलता है। पॉइंट नंबर 1, संस्कृत विद्या के लिए एक अद्भुत केंद्र कहलाता था उज्जैन। मिडिवल एरा में हम जाएंगे तो धार, राजा भोज इत्यादि, है ना, कहाँ राजा भोज, कहाँ बाकी सब, तो हर मामले में धनी थे, ना केवल धन के मामले में धनी थे, शिक्षा विद्या इत्यादि के मामले में धनी हुआ करते थे। बहुत विद्वान थे, खुद स्वयं अनेक ग्रंथों की रचना की हुई राजा भोज वगैरह, अपन पढ़ते हैं उनके बारे में। तो एक एक करके देखें। उज्जैन में जो आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है, तो उज्जैन जाना जाता रहा अपनी गुरुकुल शिक्षा के लिए, ये ध्यान रखना। यहाँ का जो सबसे फेमस गुरुकुल है वो कभी नहीं भूलना, कापित्य का गुरुकुल, ठीक। किसके द्वारा? ऋषि वराह मिहिर, ठीक।
इतिहास पुरुष कहलाते हैं साहब वराहमिहिर जी। खगोल शास्त्र के लिए, नक्षत्र विज्ञान इत्यादि वगैरह के लिए, धातु विज्ञान के लिए वो जाने जाते हैं। उन्होंने अपने पिताजी की स्मृति में यहाँ पर स्कूल खोला था। यह मैथमेटिक्स का यानी कि मैथ्स का स्कूल था सबसे पहली बात तो। पिताजी की स्मृति में कहां पर? उज्जैन। मैथमेटिक्स के लिए एक बहुत ही खास केंद्र कहलाता था मध्य प्रदेश पूरे भारत में एंशियंट एरा में। कौन सा स्कूल, कौन सा गुरुकुल? कापित्र का गुरुकुल। ओपन बाय वराह मिहिर। किसकी स्मृति में? फादर अपने उनकी स्मृति में, क्योंकि वो बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं। यहाँ से बहुत सारे विद्वान पढ़े हैं, उनमें से ब्रह्मगुप्त एक बहुत ही फेमस कहलाता है। और इस ब्रह्मगुप्त जैसे विद्वान की पुस्तकों को पढ़कर ही मैथ्स का ज्ञान अरबों को हुआ, अरबों से यूरोपियंस को हुआ, और दुनिया आज चांद और न जाने आगे तक जा रही है। मध्य प्रदेश इस मामले में अद्भुत रहा है और संपूर्ण विश्व उसका ऋणी है। तो बताने का आशय है कि आज जरूर अपना नेशनल एवरेज से कम है, दुनिया का एवरेज तो छोड़ा ही दो, अपनी एक पृष्ठभूमि, एक बैकग्राउंड बहुत महानतम रहा है। इनको ध्यान रखना। वराहमिहिर जी का बैकग्राउंड आपसे पूछ लिया जाएगा कि साहब वराहमिहिर जी ने कोई पुस्तकें वगैरह लिखी है, तो हाँ साहब जी, पंच सिद्धांत का, वृहद सिद्धांत, वृहद जातक, ये उनकी फेमस बुक्स कहलाती हैं। कई बार इन पर क्वेश्चन आ चुका है, तो पंच सिद्धांत का मत भूलिएगा, ठीक। वृहद संहिता मत भूलिएगा, वृहद जातक मत भूलिएगा। कम से कम सीधा सा क्वेश्चन होगा पंच सिद्धांत का किसकी कृति है, किसकी बुक है। क्लियर? चलिए द नेक्स्ट वन। तो उज्जैन प्राचीन काल, विशेषकर गुप्त काल, या सीधी बात बोले तो 5th सेंचुरी समथिंग के आसपास में बहुत ही फेमस स्थान। 5th, 6th, 7th सेंचुरी मैथमेटिक्स। बाद में हम सीधा पढ़ेंगे 11th सेंचुरी, 11वीं शताब्दी, राजा भोज परमार वंश के थे साहब। पहली बात तो कौन? राजा भोज। क्वेश्चन सीधा यहीं से होगा कि राजा भोज किस डायनेस्टी से थे। आप पढ़ क्या रहे हो? हायर एजुकेशन। क्वेश्चन कहाँ का है? आपको लग रहा है सर कहाँ इतिहास पढ़ रहे हैं साहब, यहीं से आएगा क्वेश्चन। क्या समझ रहे हो? 50% पेपर डायरेक्ट सिलेबस से होता है और 40 to 50% पेपर डायरेक्ट सिलेबस से होता है। इस बात के लिए तैयार रहिएगा। द नेक्स्ट वन। तो जितने डेटा बता रहे हैं उनको तैयार रखिए। इसको समझाने में नहीं जाएंगे कि क्यों आएगा, ये आ जाएगा, बस इतना ही बता सकते हैं। और अगर आ जाएगा तो अभी मैं पढ़ा रहा हूं, अभी आपको बन रहा है, अपनी स्थिति देख लो। अगर वहां मान लो इनकेस आ गया, और वहां पर क्या स्थिति अपनी बनेगी जो वर्तमान में अपनी सतह सामने रियल टाइम पर बन रही है, तो वहां ऐसी कोई स्थिति ना बने। जितनी भी गलती करनी है वो अपन को यहीं कर लेनी है, ठीक। पहले से चीजों को जान लेना है। राजा भोज के लिए तैयार रहिएगा, प्रिपेयर रहिएगा। राजा भोज, धार, राजधानी इत्यादि वगैरह के संदर्भ अपन देखेंगे। एक प्रमुख विद्या का केंद्र कहलाता था, देश भर के विद्वान यहाँ पर हमको देखने के लिए मिल जाते हैं। और भी कोई केंद्र कई रहे हैं साहब जी 11th सेंचुरी समथिंग के आसपास में ही। आप देखें जबलपुर और त्रिपुरी, कलचुरी वंश, राजधानी इत्यादि, तो ये भी एक केंद्र रहा। यह जाना जाता रहा किस चीज के लिए? तंत्र की यूनिवर्सिटी के लिए। एक ये है, एक और कौन सा अपना मुरैना वाला प्लेस, ठीक। तो वहां पर भी जो अपन देखेंगे योगिनी मंदिर, उसके संदर्भ में तो तंत्र विद्या का केंद्र रहा। तो शायद बैकग्राउंड में उठा करके पूछ दे। और मिडिवल में देख लो, बोले साहब जी शिक्षा प्राप्त करके व्यक्ति क्या बनता है? बोले सर विद्वान बनता है। एक से एक विद्वान। मध्य प्रदेश के कुछ फेमस नाम कि साहब एक बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन अकबर के काल, जो अपनी विद्वता के लिए, हाजिर जवाबी के लिए जाना जाता है। उनका नाम क्या था? बीरबल। उठा करके पूछ देंगे मध्य प्रदेश के कहां से थे साहब जी? मध्य प्रदेश के थे पहली बात तो। बीरबल, मूल नाम पूछ देता है आपसे कि बीरबल जी का मूल नाम क्या था? बोले महेश दास, ठीक। द नेक्स्ट वन, कहाँ के थे? तो रीवा राज्य करके कहलाने वाला है, वहां पर भी सीधी करके जो डिस्ट्रिक्ट है आज का, वहां के माने जाते एक बंदे। दूसरे साहब जी अकबर के दरबार में वाले संगीत के, तानसेन। बिल्कुल मत सोचना कि साहब संगीत जो है वो शिक्षा से क्या रिलेशन, ऐसा कुछ नहीं है। हायर एजुकेशन मिलती संगीत पर। यूजीसी नेट जैसा एग्जाम होता है, संगीत विषय को लेकर के होता है। ब्रॉड डायमेंशन है शिक्षा के। अंग्रेजों का जमाना जो था उसमें बोले फिजिक्स पढ़ लो, केमिस्ट्री पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। एक मल्टी डायमेंशनल जो अप्रोच होती है, ये सभी सब्जेक्ट हायर एजुकेशन में समाहित होते हैं साहब। तानसेन विद्वान कहलाते। पूरी दुनिया में भारत जाना जाता अपने संगीत के लिए, 7 स्वरों के लिए। उन 7 स्वरों में न जाने क्या ना निचोड़ डाला। वर्ल्ड में कुछ बचा ही नहीं संगीत के नाम पर। पूछ लेगा आपसे कहाँ गए थे? मध्य प्रदेश। नाम क्या बंदे का? तानसेन। पहला क्वेश्चन, बोले मूल नाम क्या था? बोले रामतनु पांडे,
ठीक, कौन से राज्य में थे? तो ये भी रीवा राज्य में शुरुआत में हुआ करते, बाद में अकबर के दरबार में शिफ्ट हो जाने वाले हैं। नेक्स्ट वन, तानसेन जी के गुरुजी दो मिलते हैं अपन को विशेषकर, अपन देखेंगे, एक हिंदू थे एक मुस्लिम थे। इसका मतलब है कि उन्होंने दोनों शिक्षाएं ली संगीत की, प्राचीन भारत वाली जो शिक्षा थी संस्कृत की वो भी प्राप्त करी, प्लस जो सूफियों वाली शिक्षा है वो भी प्राप्त करी है। तो नेक्स्ट माना जाते हैं, तानसेन जी का जो सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाने वाला है वो क्वेश्चन ये होता है कि इनका जन्म स्थान मध्य प्रदेश में कहां था? तो मैक्सिमम बच्चे जो पढ़ते हैं वो कहते हैं सर ग्वालियर। ग्वालियर ऑप्शन में नहीं देगा आपको, याद रखना, क्योंकि वो तो दिए तो मतलब आसान क्वेश्चन हो जाएगा इनके लिए जो पहले से पढ़ गया है। क्वेश्चन जो आपको दिया जाएगा उसके ऑप्शन जो होंगे वो लोकल नेम होगा, ग्वालियर में भी कौन सा वाला प्लेस, खबर फिर अटक गए। तो ध्यान रखना, दैट इज बैहट। क्या नाम है? बैहट करके कहलाने वाला प्लेस है। इस तरह से क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आए हुए हैं, बनता नहीं है बच्चों को। चलिए, तो अपन ने ये पॉइंट देख लिया। इसका मतलब मध्य प्रदेश की पृष्ठभूमि काफी अच्छी रही है। बैतूल शहर शिक्षा के केंद्र के लिए जाना जाता है, मेडिवल, मुगल काल इत्यादि वगैरह। थोड़ी सा अपन एक नजर मार के रखेंगे। मध्य प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहा। आज जरूर अपनी स्थिति अंग्रेजों के पश्चात में थोड़ी सी ऐसी जरूर है, या नेशनल एवरेज से अपन कम जरूर देखते हैं। तो उसका एक बहुत ही खास ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है साहब, उसकी वजह है, थोड़ी सा तैयार रखिएगा। द नेक्स्ट वन, आगे बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश में जो साक्षरता है वाली बात अपन ने कही, उसको बढ़ाने के लिए, शिक्षा के बढ़ाने के लिए राज्य शासन के द्वारा लगातार प्रयास किए गए। आजादी के पश्चात से भारत में शिक्षा विभाग बना, उसके नाम हम परिवर्तित किया अपन ने 1985-86 अपन पढ़ते हैं। अभी 2020 में फिर से बदला गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हम लेकर आए हैं उसमें बार बार हम इस चीज को कह रहे हैं, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। किस मामले में? प्रत्येक मामले में। जहां आप उच्च शिक्षा पढ़े तो इस मामले में भी हमको क्या बनाना है? श्रेष्ठ बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है हमको मध्य प्रदेश को। ये उसका पॉइंट निकल कर आ जाता है। शैक्षणिक जो हमारी अधोसंरचना है उसके बारे में थोड़ी सा चीजें देख लीजिए, क्या कैसा है। एक शिक्षा का अधिकार अधिनियम, हालांकि वो बाल शिक्षा से 6 से 14 उम्र के बच्चों से संबंधित है, तो थोड़ी सा फिर भी देख लेना। जल्दी से आ जाते हैं इस पर, फिर अपन आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, न्यू एजुकेशन पॉलिसी इत्यादि वगैरह। शिक्षा का अधिकार एक बहुत ही खास प्रावधान अपने आप में ये कहलाता है। शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया, ये एक्ट है, अधिनियम है, यानी भारत सरकार के द्वारा, संसद के द्वारा इसको बनाया गया है। अधिनियम कब का कहलाता है? तो वर्ष 2009 का कहलाता है। ठीक, जबकि ये लागू कब से हुआ है? तो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ है। पॉइंट नंबर 1, किसको शिक्षा देनी है? कैसी शिक्षा? बोले फ्री एजुकेशन देनी है। फ्री किसको देनी है? 6 से 14 उम्र के जो बच्चे हैं उनको देनी है साहब। तो ये चीजें, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम अंग्रेजों काल में अपन ने मांग करी। यही वजह है कि फिर जब हमने अपना खुद का संविधान बनाया, जब भारत आजाद हो गया, तो अंग्रेज भी बोल के बोले भैया कर लेना तुम फ्री एजुकेशन अपने यहाँ। तो फ्री एजुकेशन के लिए भारत का जब संविधान बना तो उसमें इस बात के प्रावधान किए गए। पर कैसे प्रावधान थे? प्रावधान ये था कि साहब राज्य देगा। कब देगा? बोले जब मर्जी होगी तब देगा, अभी कुछ नहीं दे रहे अपन। जो मांग अपन अंग्रेजों से कर रहे थे, अंग्रेज चले गए, अब अपनी खुद की सरकार आ गई, अपन ने खुद ही लागू नहीं किया। सीधी बात तो ये है। जो मांग अपन दूसरों से कर रहे थे कि नहीं आपकी सरकार कैसी है, आप दे नहीं रहे हो, जब हमारी सरकार आएगी, आ गई अब तो। ठीक, तो संविधान में इस प्रावधान को शामिल किया गया। कौन सा आर्टिकल कहलाता है? अनुच्छेद क्रमांक 45 कहलाता संविधान का, 45। इसको ध्यान रखना, फ्री एजुकेशन की बात कही गई। इसको देने में अपन को 1947 से अपन आ जाएंगे 2002 में। 2002 में पहली बार 86वां संविधान संशोधन, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास होगा, जिसमें इस बात को कहा जाएगा कि फ्री एजुकेशन दी जाए। क्या दी जाए? फ्री एजुकेशन दी जानी चाहिए। 86वां संविधान संशोधन 2002, 6 से 14 उम्र के जो बच्चे कहलाते हैं उनको दी जाए। दी अभी भी नहीं जाएगी, दी जाएगी बाद में। उसके लिए फिर फाइनली सबको सार्वभौमिक पूरे देश भर में प्रदान करने के लिए आपने ये वाला अधिनियम पास किया, शिक्षा का अधिकार अधिनियम साहब जी। और इसको मौलिक अधिकार के तहत आपने शामिल किया है। उठा के पूछ देंगे कौन से अनुच्छेद में शामिल किया है? शिक्षा का अधिकार
संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये क्वेश्चन एक बहुत ही पेटेंट क्वेश्चन होने वाला है, आएगा ही आएगा। क्या लगाओगे उत्तर? तो ध्यान रखना है, आर्टिकल 21 अंडर सेक्शन ए, हिंदी में कहेंगे 21 का कबूतर का। बात क्लियर? इनको ध्यान रखना। एजुकेशन को और बढ़ावा देने के लिए एक बहुत ही खास प्रयास जो अपने आप में कहलाने वाला है। बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए भारत में, स्वतंत्र भारत में, क्योंकि आजादी के समय हमारे यहाँ पर जो लिटरेसी रेट था, शैक्षणिक जो साक्षरता दर थी, पूछ लेगा कि साहब कितनी थी 1951 में, अपन फिर अटक गए। अभी कितनी है पता है, उस समय कितनी रही, ये कौन तैयार करेगा? ये अपन को तैयार करना पड़ेगा। तो बिल्कुल अभी जितनी बातें आ रही हैं इनको सबको होमवर्क पे नोट डाउन करते जाओ। बहुत सारे प्रयास किए गए, ब्लैक बोर्ड अभियान चलाया गया, प्रौढ़ शिक्षा चलाया गया साथ ही, ठीक, ताकि शिक्षा को प्रोत्साहित किया जा सके। ये सब हालांकि स्कूल और प्राथमिक शिक्षा से संबंधित थे, इसलिए ज्यादा इन पर बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मुद्दा ये है कि इनमें बहुत ही खास बच्चों के एजुकेशन के लिए कहलाते, इस पर कई बार क्वेश्चन आए इसलिए बोल रहा हूँ। वो कहलाता है मिड डे मील, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम, 1995। मिड का मतलब है आधा, बीच का, 0 और 10 के बीच में क्या आता है? 5। तो आखिरी का डिजिट क्या होगा? 1995 का 5। बात क्लियर है अपन को? ऐसे करके थोड़ी सा ध्यान रख लेना। तो ये सब प्रयास किए गए। मध्य प्रदेश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 3-4 अधिनियम पास किए गए साहब जी। यूनिवर्सिटीज का पूरा अपन ढांचा देखेंगे। 1973 का सबसे पहली बात तो मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम पढ़ चुके हैं अपन पिछली यूनिट नंबर 3 पर, वो हो गया। उसके पश्चात में विश्वविद्यालय सेवा वाला अधिनियम, ठीक। उसके भी पश्चात अपन देखें 2007 वाला जो एक्ट आया हुआ है, उनको ध्यान रख लेना, उस पर क्वेश्चन आएगा। मध्य प्रदेश की हायर एजुकेशन की ओर अपन चलते हैं साहब। सबसे पहली बात, दोनों पर ही क्वेश्चन होने वाला आपसे। दोनों का मतलब ये होता है, यहां पर एक होगा एमपी और दूसरा होने वाला है इंडिया, ठीक। पहला पॉइंट, मध्य प्रदेश में कुल कितनी यूनिवर्सिटीज हैं? कितनी? एमपी में कुल। यहां बिल्कुल नहीं कहा कि सरकारी कितने हैं, प्राइवेट कितने हैं, कुल कितनी यूनिवर्सिटी है। तो ध्यान रखना, 56 यूनिवर्सिटीज हैं। 2020 का डेटा है, 22 का जानबूझ के नहीं बता रहे, अलग अलग मिलेगा अलग वेबसाइट पे। कितने हैं मध्य प्रदेश में? टोटल 56 यूनिवर्सिटी है, सरकारी और प्राइवेट को मिला करके, संस्थानों को मिला करके, जिनमें से 16 सरकारी हैं। कितनी है? 16 शासकीय वाली हैं, जो कि डायरेक्ट उनके अंतर्गत रूलिंग में आते हैं सभी। जबकि 40 क्या है? अशासकीय। अशासकीय में प्राइवेट भी आएगा और शासन प्लस प्राइवेट दोनों का सेमी वाला भी आ जाएगा। क्लियर? द नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन हो सकता है कि मध्य प्रदेश में कुल कितने कॉलेजेस हैं? तो सरकारी ध्यान रखना 528 है, तो 500 ध्यान रखना सीधा सीधा। सरकारी वाले कितने हैं? 500। जबकि 800 ध्यान रखना कि प्राइवेट वाले हैं। ऐसे करके ध्यान रखने का प्रयास करना। सरकारी में अपन ने सबको गिना, सेमी हो चाहे टोटली गवर्नमेंट हो। द नेक्स्ट वन, मध्य प्रदेश में टोटल यूनिवर्सिटी कितनी? आपको बताएं 56। केंद्रीय यूनिवर्सिटी और राज्य यूनिवर्सिटी दो प्रकार की यूनिवर्सिटीज हैं। तो मध्य प्रदेश में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है वो कितनी है साहब जी? 2। बाकी यूनिवर्सिटीज अभी अपन पढ़ेंगे, पहले सेंट्रल वाली देख लेते हैं। अर्थात केंद्र सरकार के द्वारा उनका नियमन किया जाता है, वित्त इत्यादि वगैरह प्रदान किया जाता है, बाकी रेगुलेट अपने हाथ से ही। 2 हैं। 2 कौन कौन सी हैं साहब जी? एक तो कहलाती है मध्य प्रदेश की सबसे पहली यूनिवर्सिटी, इसका नाम है हरि सिंह गौर, डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर, ठीक। पढ़ेंगे अपन, मध्य प्रदेश की सबसे पहली यूनिवर्सिटी कहलाती है 1900, अपन पढ़ते हैं 46-47 में अपन इसको बनना पढ़ेंगे, ठीक है। 17 मई 1946 की डेट कहलाती, शायद कभी को डेट पूछ दे, ठीक। आपके द्वारा उस समय काफी चंदा दान में दिया गया था इस यूनिवर्सिटी के लिए, डॉक्टर हरि सिंह गौर जी के द्वारा। बहुत बड़ी बात कहलाती थी और शिक्षा के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया था। द नेक्स्ट वन, तो उसको दर्जा दिया गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी का। वह मध्य प्रदेश की जो राज्य वाली यूनिवर्सिटी से अपग्रेड होने वाली पहली सेंट्रल यूनिवर्सिटी करके कहलाती है, इस बात को ध्यान रखना। दूसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहलाती है इंदिरा गांधी अनुसूचित जाति जनजाति जो विश्वविद्यालय कहलाता है, राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय जिसको हम बोलते हैं, उस यूनिवर्सिटी की बात करते हैं।
2007 में उसके लिए एक्ट बनाया गया था और जुलाई 2008 से उसने कार्य करना शुरू कर दिया। तो ये दोनों की दोनों क्या कहलाती हैं? ट्राइबल ये जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी करके कहलाती हैं। फर्स्ट वन इज हरि सिंह और सेकंड वन इज ट्राइबल यूनिवर्सिटी। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। उठा करके पूछ देंगे कहां पर है, किस जिले में है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। तो अटकना नहीं है, अनूपपुर वाली बात ध्यान रखना। आगे बढ़ जाते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में हायर एजुकेशन के अनेक संस्थान भी हैं। यूनिवर्सिटीज पढ़ेंगे, अभी आते हैं उस पर भी। पहले कुछ संस्थानों के बारे में शॉर्ट में बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 3 जो कहलाते समख्यात विश्वविद्यालय है मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय महत्व के कई संस्थान हैं। आईआईटी है, आईआईएम है। इंदौर का थोड़ी सा ध्यान रखना, पूछ दिया जाएगा कि साहब आईआईटी कहाँ पर है, आईआईएम कहाँ पर है, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है आपसे। भोपाल में ऐसा कौन सा शहर है जहां पर दोनों है? साहब इस तरह से करके क्वेश्चन पूर्व में आ चुके हैं साहब। मध्य प्रदेश के जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके बारे में अब अपन देख लेते हैं साहब, एक एक करके बात करते हैं। मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटीज कुल बता दिया आपको, सरकारी कितनी ये। इसमें जो पिछले बार क्वेश्चन आया था वो आपको थोड़ी सा बताना चाहूंगा, और इसी तरह से लगभग कुछ क्वेश्चन आएगा। पिछले बार क्वेश्चन आया था कि इन यूनिवर्सिटीज में से कितनी जो है यूनिवर्सिटी, 4 कैटेगरी है, ध्यान रखना ये, ठीक। और इन 4 में से एक पर क्वेश्चन आ गया है, अगले 3 पर क्वेश्चन आने वाला है। आप एडवांस में जान लो कि क्वेश्चन लगभग यहीं से आएगा, ठीक। क्वेश्चन ये होगा 1973 का एमपी यूनिवर्सिटी एक्ट, ठीक। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत स्थापित किए गए कुल कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, ये क्वेश्चन आएगा। ये 2018 में भी क्वेश्चन यही आया था और अगली बार भी यही क्वेश्चन आएगा। जब 2018 में ये क्वेश्चन आया तब इसका आंसर था 7, लेकिन इस बार इसका आंसर होने वाला है 8। नोट्स में दिया है, आप देखेंगे कौन कौन से लिखे हुए हैं वहां पर। ग्रुप में पीडीएफ आ चुका है, देख लेना था उस चीज को। पहला दिया होगा आपको बरकतुल्ला भोपाल, जीवाजी ग्वालियर, देवी अहिल्याबाई इंदौर, रानी दुर्गावती जबलपुर। अगला यानी कि 5वां है अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय, 6वां है विक्रम, 7वां है महाराजा छत्रसाल बुंदेला ना बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर वाला, ठीक। तो ये 7 पहले से थे। एक और नया आपका बन गया है, छिंदवाड़ा की यूनिवर्सिटी। तो 7 प्लस 1 छिंदवाड़ा वाली मिलाकर कितनी हो गई? अब 8 हो गई है साहब। इस बात को विशेष कर ध्यान रखना। छिंदवाड़ा वाली यूनिवर्सिटी का उद्घाटन स्वयं माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया था, ठीक। उसको नया नाम दिया गया है, राजा शंकर शाह जी के नाम पर उस यूनिवर्सिटी को जाना जाएगा। इन बातों को ध्यान रखना, करंट में थोड़ी सा चर्चा में उठा करके क्वेश्चन पूछ देंगे, प्रिपेयर रहिएगा। द नेक्स्ट माना जाते हैं। अगला जो इसमें पॉइंट बनेगा लेटेस्ट वाले अपडेशन के साथ में कि 2015 वाली कौन सी है? बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, महाराजा छत्रसाल बुंदेला। कब बनी? तो 2015। ऐसे ही पूछ देगा कि 8वीं जो लेटेस्ट वाली है शंकर शाह जी वाली जो यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है, वो किस वर्ष में गठित हुई? 2019। मत भूलना इस बात को, इस पर क्वेश्चन आने की संभावना है। क्लियर बात है। ये वे यूनिवर्सिटीज कहलाती हैं जो कि किसके तहत? 1973 का जो हमारा अधिनियम है, एमपी यूनिवर्सिटी एक्ट है, उसके तहत गठित किए गए हैं। क्लियर? तो कितनी है? 8 अपन ने देख लिया। तो बाकी यूनिवर्सिटी कैसे कैसे क्या बनी है साहब जी? तो सब अलग अलग अधिनियमों के तहत बनी है, अलग रूप से या पृथक रूप से या पृथक अधिनियमों के तहत स्थापित किए गए यूनिवर्सिटियां कौन सी हैं साहब जी? ठीक, उनकी संख्या दी होगी आपको 9। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है अपन को। वहां पर कौन कौन से हैं? भोज यूनिवर्सिटी भोपाल, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी चित्रकूट वाला, विधि संस्थान भोपाल महर्षि पणनी, ये दिया होगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा के नाम से दिया होगा आपको, ये ध्यान रखना। वहां बीच में महर्षि महेश यूनिवर्सिटी लिखा होगा, उसको ध्यान रखना कि निजी विश्वविद्यालय अधिनियम जो कहलाता है उसके तहत बनाया गया था इसको। तो नोट्स में मान लो नहीं हो तो उसको ऐड कर लेना साहब। कई चीजें अपन को ऐड करनी पड़ेंगी क्योंकि इसमें डेटा वैसा ही नहीं है आपके पास में पढ़ने के लिए गुणवत्ता परक,
तो अपन को मेहनत थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ेगी। सब बताएंगे, सब पढ़ाएंगे, आप अपने तरफ से लेके चलना। इसलिए मैंने कहा है कि नोट्स तो नो डाउट अगर देखा जाए तो वैसे ही दुर्लभ है कि कहीं उपलब्ध नहीं है, क्लास में मिल रहे हैं। और उससे भी अच्छा कंटेंट चाहिए तो बहुत गौर से सुनिए, समझिए जो बता रहे हैं साहब, है ना। ज्यादा है तो अपना एक रजिस्टर मेंटेन कर लीजिए, नोट डाउन करते जाया करो जो भी बताते हैं, पढ़ाते हैं इत्यादि वगैरह। तो ये क्या है, ये पृथक अधिनियमों के तहत स्थापित किए गए। द नेक्स्ट माना जाते हैं, इसमें जो लेटेस्ट वाला ध्यान रखना है वो जबलपुर वाला यूनिवर्सिटी ध्यान रखना है। एक तो मध्य प्रदेश धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि संस्थान जो है, जिसको विश्वविद्यालय का हमने दर्जा दिया है, जबलपुर में है। इसमें ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि कहाँ पर है धर्मशास्त्र विश्वविद्यालय, जबलपुर। ठीक, एक पॉइंट। दूसरा ध्यान रखना है, बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नाम से जो सामाजिक संस्थान था मऊ वाला, उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है अपने आप में, पूछ दिया जाएगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम पे कहाँ पर है मऊ वाला संस्थान है, वो सब उनके बारे में ध्यान रखना। तो करंट में थोड़ी सा चर्चा में है। द नेक्स्ट वन, कुछ अन्य स्वायत्त संस्थान भी हैं, पीडीएफ आप देखेंगे उसमें मिल जाएगा साहब। कुछ अन्य स्वायत्त संस्थान जो मध्य प्रदेश में शिक्षा हेतु प्रयासरत हैं, तो भले डायरेक्टली खुद ही नहीं पढ़ा रहे या एजुकेशन नहीं दे रहे हैं, परंतु उनका सहयोग है। कौन कौन से संस्थान है, तो कितने, 5 संस्थान हैं। सबसे प्रमुख हैं तो संस्थान कई, पर 5 प्रमुख हैं, इन पर क्वेश्चन आ सकता है, आपको थोड़ा सा तैयार रखना है। बता देता हूँ कौन कौन से। पहला है उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान। क्या है, उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान। क्वेश्चन यही होगा कहाँ पर स्थित है, सबसे पहला क्वेश्चन भोपाल में स्थित है, पॉइंट नंबर 1। ठीक, दूसरा संस्थान मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकेडमी, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ स्थित है, भोपाल में है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी किस वर्ष में बना। दैट इज 1969, ये अपन को नहीं भूलना है। तीसरा है सामाजिक शोध संस्थान। क्वेश्चन पहला क्या होगा, कहां पर स्थित है साहब ये। 4 ऑप्शन, उज्जैन में है, इंदौर में है, भोपाल में है, जबलपुर में है। तो ध्यान रखना है उज्जैन में है साहब ये। बिल्कुल क्वेश्चन इनमें से आने वाला है, आप एडवांस में जान लो। आपने कितनी टेस्ट सीरीज लगाई हो ना लगाई हो, ये लगा लो जो बता रहा हूं। अगला होगा नट नागर शोध संस्थान। नट नागर शोध संस्थान सब दिया है नोट्स में, ग्रुप में आ चुका है पीडीएफ, और हार्ड कॉपी आप में से सभी के पास तो नहीं, मैक्सिमम के पास में पहुंच गई, सब दिया हुआ उसमें। आगे पीछे हो सकता है, जिनको पहले मिल गए बोले सर हमारे को इस पेज में नहीं मिल रहा, तो आपका किसी बाद वाले पेज में कहीं और होगा। ठीक है, नए वाले में अभी उसको अपडेट और हम किए हैं और कर रहे हैं लगातार, तो आगे पीछे होगा लेकिन होगा। और उसके अलावा क्लास के ग्रुप में तो आ ही रही पीडीएफ, देखते रहो। क्या क्वेश्चन होगा, सबसे पहला नट नागर शोध संस्थान कहां पर स्थित है। 4 ऑप्शन, मंदसौर में, छिंदवाड़ा में, अलीराजपुर में, या मंडला में। कहां पर है, मंदसौर। जो नाटक होता है, नट होते हैं, नृत्य करते हैं, अभिनय करते हैं, तो धीमे धीमे करें, जल्दी जल्दी करें तो समझ में नहीं आएगा। हम ही तो पढ़ा देंगे, अभी तो समझ में नहीं आएगा, बोले पता नहीं क्या क्या नहीं बता दिया, तो धीमे धीमे दिमाग में दिल में उतरता चले। तो नट नागर, तो मंदसौर बहुत ही पुराना नगर, मध्य प्रदेश का प्राचीनतम नगर, ये भी शिक्षा के लिए जाना जाता रहा। ऐसा कहा जाता है कि रावण जी और उनका रिलेशन है साहब जी, है ना, मंदोदरी इत्यादि वगैरह, मंदसौर। द नेक्स्ट वन, कौन सी नदी के किनारे इत्यादि। अगला होगा कस्तूरबा गांधी रूरल इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। कस्तूरबा गांधी रूरल इंस्टीट्यूट इंदौर। ये वो ऐसे क्वेश्चन हैं कि अगर ग्रुप में पीडीएफ नहीं होता आपके पास पहले से, तो हालत खराब हो जाती साहब जी। बोले ये कहाँ कहाँ के आप पूछ रहे हैं, चुनाई है आपने हायर एजुकेशन, शुरुआत में जितना बताया वो बात पहले ही खत्म हो चुकी है। साक्षरता दर 69.32 फला टिका इत्यादि, उसके आगे है सिलेक्शन। ये तो हर कोई बनाएगा पढ़ने वाला बच्चा, लेकिन हर कोई सेलेक्ट नहीं होगा। सेलेक्ट वो होगा जो इन सब डेटा को ध्यान रखेगा, समझेगा, याद रख लेगा और वहां सही लगा भी लेगा, तो वह सेलेक्ट होगा। ऐसे पढ़ना पड़ेगा अपन को, तब जाकर अपन सिलेक्शन उठाएंगे।
चलिए, तो इन 5 संस्थानों को बिल्कुल भी नहीं भूलना है, इस पर क्वेश्चन आने वाला है। अब इसके बाद में अपन आ जाते हैं मध्य प्रदेश की जो पारंपरिक यूनिवर्सिटियां हैं, यानी यही वाली यूनिवर्सिटियां ये जो पढ़ी हैं। अब इनको ध्यान रखना पड़ेगा आपको। सबसे पहले तो क्या ध्यान रखना पड़ेगा? इनका क्रम ध्यान रखना पड़ेगा, इनका वर्ष ध्यान रखना पड़ेगा, इनका संभाग ध्यान रखना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में शिक्षा संभाग कितने हैं? उच्च शिक्षा संभाग मध्य प्रदेश को शिक्षा के, उच्च शिक्षा के आधार पर कितने संभागों में बांटा गया, ये क्वेश्चन होगा। पक्का 8 संभाग? कैसे मालूम, कैसे पता है? नहीं नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कौन कौन से, मैं ये पूछ रहा हूं कि आपको पता कैसे है। क्योंकि नोट्स में दिया है। अगर वो नहीं होता हाथ में, या वो पीडीएफ हाथ में नहीं होता, तो समझ जाओ कैसी क्रांति मच रही होती। मैं बस सिर्फ इसलिए बता रहा हूं। तो 8 संभाग हैं। क्लियर? क्यों 8? ये जो आपको बताया है, कौन सा अधिनियम? मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973। इसके तहत जो स्थापित किए गए यूनिवर्सिटीज, उनके तहत पूरे जिलों को बांटा गया है। तो कितनों में? 8 कैटेगरी में। इस बात को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन इसमें यही होगा कि साहब कितने? बोले 8। ये आपको किसी भी ट्रेडिशनल बुक्स वगैरह में पढ़ने नहीं मिलेगा। और आप समझ लो कि जब पहली बार आप यहां सुन रहे हो तो क्या हाल है। तो एग्जामिनेशन हॉल में अगर इस टाइप के क्वेश्चन मिल गए तो अपन तो, है ना, कैसी इस अवस्था में होंगे। तो वैसी अवस्था में नहीं जाना है। अपन को बिल्कुल तैयार रहना है कि बोले हाँ सर, पढ़ के आए, हमको मालूम है, बहुत अच्छे से तैयार किया है। ठीक, हमारे सर जी ने भी बहुत मेहनत से तैयार किया है, और उसके बाद में अपन तो पीछे पीछे चले ही जा रहे हैं। बिल्कुल बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, कोई बात ही नहीं है। इसमें अगला क्वेश्चन जो हो सकता है, कहेंगे साहब जी ऐसा कौन सा संभाग है जिसमें सबसे ज्यादा जिले आते हैं उच्च शिक्षा वाले? तो आप वहां पर गौर से देखिएगा। जो आपको ऐसी वाली जो उसमें पिक दी हुई है, जो डायग्राम दिया है, उसको देख लीजिएगा। तो ध्यान देंगे तो जबलपुर और ग्वालियर, ग्वालियर था चंबल वाला संभाग करके ऐसा लिखा होगा साथ। यहीं पर हमारे क्षेत्रीय कार्यालय हैं, संचालनालय जो हमारा कहलाता है उच्च शिक्षा का, उसके क्षेत्रीय कार्यालय, उसके तहत इनको रेगुलेट किया जाता है। इन दोनों में 8 जिले दिए होंगे आपको, देखना लिखे उनके नाम कौन कौन से हैं, वो पूरी लिस्ट दी हुई है, आपको मैच कर लेना, पढ़ लेना साथ ही। ठीक, आपका इसमें इंटरव्यू भी होना है, ये बात आपको पता है। ठीक, आप जबलपुर जिले से गए इंटरव्यू देने, ईश्वर करे आपका कॉल लेटर आ ही जाए। ठीक, आ गया, अब आप गए, तो अगला क्वेश्चन भी यहीं से होगा इंटरव्यू का। एडवांस में आप जान लीजिए क्या क्वेश्चन होगा। जबलपुर संभाग में, उच्च शिक्षा वाले जबलपुर संभाग में, या उच्च शिक्षा का जो क्षेत्रीय कार्यालय है जबलपुर का, उसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं और कौन कौन से हैं बता दो। असेंडिंग ऑर्डर बता दो, या एक एक करके, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज बता दीजिए। अगर आप इंदौर के हैं तो इंदौर के बारे में पूछ देगा आपसे, तो बोले साहब कितने जिले आ रहे हैं वहां पर इंदौर में, आप देखिए। बोले साहब इंदौर में आता है एक, इंदौर खुद है, दूसरा धार है, तीसरा खंडवा है, चौथा बुरहानपुर है, खरगोन है, बड़वानी है, झाबुआ है, अलीराजपुर है। कितने जिले हो गए, गिन लो साहब जी। क्लियर? अगेन 8 मिल गया। ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा। या फिर इसमें ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ दे कि बोले एक काम करो, ये बताओ कि खरगोन कहाँ, किसके अंतर्गत आता है, ये क्वेश्चन होगा। इंदौर के अंतर्गत आता, बोले आस पड़ोस का कोई दे दिया, अपन अटक गए साथ ही। ठीक, इंदौर और भोपाल की बाउंड्री जहां जहां टकराती है, जो ऐसे जिले हैं, उनसे पूछ लेगा क्रॉस क्वेश्चनिंग। इंटरव्यू में भी यहाँ से ही क्वेश्चन होंगे साथ। जबलपुर के तो बोले जबलपुर वाला बता दो, जबलपुर की बाउंड्री कहां पर खासकर विशेषकर आप देखने वाले हैं कि साहब रीवा वाला जो संभाग है उसको लेकर के पूछ देगा। तो प्रशासनिक संभाग आपने अलग पढ़ के रखे मध्य प्रदेश राज्य वाले। यहाँ किसकी बात हो रही है? हायर एजुकेशन संचालनालय के द्वारा जिस प्रकार से उसका प्रशासन किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रशासन। क्योंकि आपका सिलेबस क्या बोल रहा है? मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा का प्रशासन। तो जो प्रशासन किया जाता है, उन्होंने अपनी सुविधा की दृष्टि से कितने में बांटा है, इस बात को ध्यान रखना। ऐसे क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकती है वहां पर, इस रिलेवेंट। इतनी बात समझ में आ रही है क्या बता रहा हूं? आगे द नेक्स्ट वन। अब देख लें आप लगे हाथ मध्य प्रदेश की जो यूनिवर्सिटीज वगैरह हैं उनके बारे में देख लो। एक एक करके असेंडिंग ऑर्डर में अपन पढ़ लेते हैं, पूरे ही देख लेते हैं।
स्किप करने की कोई चांसेस वगैरह नहीं है। चलिए, तो जैसे ही कहा गया सबसे पहला मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी, ठीक, भारत की और मध्य प्रदेश, ये दो डेटा आपको लेकर चलना पड़ता था। ठीक, भारत की फर्स्ट यानी मॉडर्न इंडिया की, प्राचीन वाले की नहीं तो तक्षशिला पहुंच जाए अपन, नालंदा फालंदा उसके बारे में चलते नहीं। मॉडर्न जो एरा हमारा कहलाता है उसमें अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किए गए, तो वो सबसे पहला जो है 1954 चार्ल्स वुड का डिस्पैच, इसके तहत 3 साल के बाद, सॉरी 1854 है वो, 1857 में 3 यूनिवर्सिटीज बनी थी, 3 साल के बाद तीन। 1854 के चार्ल्स वुड के डिस्पैच के बाद में 3 साल के बाद में तीन, यानी 1857 में तीन बनी थी साहब जी। उन यूनिवर्सिटी का नाम ध्यान रखना। 4 हमारे महानगर, उसमें दिल्ली वाला बस हटा दो, बाकी तीनों में बन गई साहब जी। पहली यूनिवर्सिटी वो करके कहलाती, इंग्लैंड लंदन के यूनिवर्सिटीज के तहत का जो स्वरूप है उनके मॉडल पर बनाई गई साहब, इस बात को ध्यान रखना। आगे बढ़ जाते हैं, द नेक्स्ट वन, मध्य प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी। बहुत पश्चात में अपन देखते हैं समय के बाद में, सागर में, सागर हब कहलाता था एजुकेशन का मध्य प्रदेश में, पूरे देश भर में जाना जाता था किसी जमाने में, आज भी उसका बहुत नाम है, बहुत अच्छा उसका कंटेंट है, उस यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए होना मतलब बहुत खास चीज कहलाती है। इंटरव्यू बोर्ड में भी आप देखेंगे कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ के विद्यार्थियों को अच्छे नंबर मिलते हैं, उनमें से एक नाम क्या है, सागर का भी है। द नेक्स्ट वन आ जाते हैं, हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर 1946, किनके प्रयासों से, डॉक्टर हरि सिंह जी के प्रयासों से, उन्होंने चंदा दिया था, दान इत्यादि दिया था, तब जाकर यूनिवर्सिटी वो बन पाई। तो कैंपस वगैरह अपन देखेंगे सबसे खास है, बड़ी है, ठीक, पहली यूनिवर्सिटी भी है, कोई बात ही नहीं है साहब। वहाँ की लाइब्रेरी भी काफी बड़ी कहलाती है अपने आप में, मध्य प्रदेश के संदर्भ में यदि हम देखें तो। क्या नाम से है लाइब्रेरी, पूछ देगा, जवाहरलाल नेहरू जी के नाम से साहब, थोड़ी सा तैयार रख लीजिएगा। तो नेक्स्ट में आ जाते हैं, 1946 में ये बनी, उसके पश्चात तो मध्य प्रदेश में अगली बार यूनिवर्सिटी कब बनने वाली है, तो 1957, ध्यान रखना, 1957, 1957 में कौन कौन सी बनी, पहली तो आरडीवीवी है, 1956 में ही अस्तित्व में आ गई थी, लेकिन 57 तक ऑन वर्किंग अपन देखते हैं। कुल स्थापना तो सर 12 जून 1956 में हो गई थी, लेकिन वर्किंग जैसे आपको होता है ना ट्राइबल यूनिवर्सिटी की 2007 का अधिनियम है, लेकिन एजुकेशन जो सेशन है वो जुलाई 2008 से चालू है, तो ये उसका मतलब कहलाता है। अपन अपनी सुविधा एक 10 से पढ़ेंगे, अपन तो साहब तीनों को 57 कर देंगे, आरडीवी भी 57 ध्यान रखेंगे मोटे तौर पे, क्योंकि ज्यादा कुछ याद रखने की कोशिश करोगे, सब कुछ याद रखने की कोशिश करोगे, कुछ भी याद नहीं रहेगा। बड़े स्मार्टनेस और टेक्निक के साथ में पढ़िएगा, कुछ कुछ चाहिए पर पॉइंट, जिससे अपन को आसानी हमको याद रह जाए, हम तो वो पद्धति अपनाएंगे। ठीक, चाहे शब्दों का तदवीकरण करना पड़े, चाहे उसको राउंड अपने याद रखना पड़े, चाहे मोटे तौर पे याद रखना पड़े, क्योंकि महत्वपूर्ण मुद्दा ये नहीं कि उसका सही आंसर क्या है, महत्वपूर्ण मुद्दा ये पहली बात तो हमें याद आ जाए कि उसका नियरेस्ट आंसर क्या है, बाकी 4 ऑप्शन देगा तो अपन मिला लेंगे, ये बहुत बड़ी टेक्निक कहलाती है। क्योंकि सारा पेपर कभी किसी से ऐसा नहीं बनता कि बिल्कुल मालूम है एग्जैक्टली इसका उत्तर यही है और इसका उत्तर हमको नहीं पता, ऐसा नहीं होता। इसके अलावा भी एक और तीसरी सिचुएशन होती है, लगभग लगभग मालूम है कुछ इसके आसपास है, उतने में भी अपन सही उत्तर बना लेते, तो वो तरीके भी बता रहा हूं मैं आपको। आरडीवीवी 57, विक्रम यूनिवर्सिटी अगेन 57 करके ध्यान रख लेना। उसके साथ साथ ग्वालियर में लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षण जो विश्वविद्यालय है वह भी 57 की है, यानी 57 में 3 बनी थी, ऐसे ध्यान रखना। तो सबसे पहले 1940, उसके बाद 1957, आरडीवी के बारे में अपना पढ़ ली, बोले 1 साल पहले का कुछ बताया हुआ था, ठीक है। द नेक्स्ट में, उसके बाद में आप आ जाइए 1964, अगेन फिर 3 बनेंगी 64 में, कौन कौन सी है, देवी अहिल्याबाई इंदौर, उसके बाद में ग्वालियर जीवाजी, उसके बाद में जबलपुर जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। भारत के प्रथम तो नहीं कहेंगे, दूसरे या तीसरे नंबर पर जो स्थापित किए गए थे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उनमें से कहलाता है साहब जी। 1964 में बनता है साहब जबलपुर शहर में, बहुत ही फेमस नाम है, अपने आप में जाना जाता है। क्वेश्चन यहां से क्रॉस क्वेश्चनिंग बनेगा, कैसा बनेगा देखिए, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा था फिर, बोले आप ये कह रहे हैं कि ये दूसरा तीसरे नंबर समथिंग कुछ में अपन पढ़ते हैं, तो पहला कौन सा था भारत का, दैट इज अल्मोड़ा उत्तराखंड, गोविंद वल्लभ पंत जी के नाम से 1960, ध्यान रखना, भारत का फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, गलती मत करिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएगा, बोलेगा मध्य प्रदेश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज, बोले जबलपुर,
कौन सा है? जबलपुर। जेईसी से पास आउट होने वाले बच्चे बताएं कि स्थापना कब की है उसकी। ठीक, शाबाश। अब अगला क्वेश्चन इस पर क्या बनेगा, इसलिए मैंने कहा था एमपी प्लस इंडिया लेके चलना। भारत का पहला, ठीक, क्या होगा अगला क्वेश्चन? भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा था वो? चलिए, अब इसमें दो बातों को समझिए, इसमें दो बातों को समझिए। भारत में पहली बार इंजीनियरिंग की शिक्षा किस कॉलेज में दी गई, वो वाला पूछ रहे हैं, पहला इंजीनियरिंग कॉलेज, ये स्पेशली इंजीनियरिंग एजुकेशन के लिए ही बनाया गया कॉलेज। ये क्वेश्चन में थोड़ी सा मैच कर रहा है ना कि पूछ क्या रहा है। क्लियर? ध्यान दो। एक और क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज। ठीक है, तो भारत मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज कहलाता है, गजरा राजे जी के नाम से है, ग्वालियर वाला है, 1946 वाला कहलाता है। ठीक, इसका ठीक इंडिया के वर्जन क्या बनेगा? इंडिया का पहला मेडिकल कॉलेज, तो अब ध्यान दो, वो है 1835 में बनाया गया कलकत्ता मेडिकल कॉलेज। क्लियर है? कब बना? 1835 में। क्लियर? मध्य प्रदेश का गजराजे, ग्वालियर, 46, पढ़ लिया अपन ने। भारत का पढ़ लिया, नोट्स में नहीं दिया, कोई टेंशन नहीं। क्या करोगे? फटाफट थोड़ी बहुत अपन को भी हाथ पैर चलाने पड़ेंगे, नहीं तो फिर वही अजगर करे चाकरी पंछी करे ना काम, दास मालू का कह गए। तो वैसा कुछ नहीं करना, मेहनत करनी है। द नेक्स्ट वन, मैंने क्यों बताया आपको, ये सुन लो। भारत में पहली बार इंजीनियरिंग के लिए जो क्लासेस स्टार्ट हुई थी, उस कॉलेज का नाम था, आप में से कुछ लोगों ने बताया कि इंजीनियरिंग कॉलेज है 1847 में बना हुआ रुड़की जो कॉलेज है, वो जो आज आईआईटी के रूप में जाना जाता है। ये सही जवाब नहीं है। सही जवाब है 1835 में बना कोलकाता मेडिकल कॉलेज, वहां पर ही इंजीनियरिंग की एजुकेशन दी जानी शुरू कर दी गई थी, यानी सबसे पहले वहां दी गई। लेकिन स्पेशली इंजीनियरिंग की एजुकेशन के लिए ही अलग से कॉलेज जो बनाया, वो फर्स्ट बोले तो वो जरूर है 1847 में बना रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज। इस बात को ध्यान रखना। मामला क्रिस्टल क्लियर है? ठीक, द नेक्स्ट वन, ऐसा ही क्वेश्चन होगा। मध्य प्रदेश का पहला आईआईटी, आईआईटी इंदौर कब बना? दिया है नोट्स में आपको, 2009। ठीक, सेम क्वेश्चन इंडिया क्या होगा? सेम क्वेश्चन होगा, भारत का पहला आईआईटी कौन सा था? वो रुड़की नहीं था। मुझे मालूम था कि अभी रुड़की रुड़की चल रहा था, हम रुड़ई की कर देंगे, इसलिए मैं बता रहा हूं। उसका नाम था खड़गपुर आईआईटी। कौन सा है? खड़गपुर। क्लियर बात है ये, तो रुड़की नहीं था। ठीक, क्योंकि अपन पढ़ के आए बोले कोलकाता मेडिकल कॉलेज रुड़की, तो अगला आंसर बोले रुड़की। ऐसा नहीं है, चीजों को बहुत स्पेसिफाइड वे में, स्पेसिफिक वे में हमको चीजों को देखना समझना पड़ेगा। इसलिए कह रहा हूँ, जितनी गलतियां करनी यही कर लो, मैं करवा ले रहा आपसे, ना लो टेंशन। मैं पढ़ा भी आपको रहा हूँ और मैं खुद ही एक जीवंत टेस्ट सीरीज हूँ, ना लो आप टेंशन। बस जुड़े रहना, एंजॉय से करके पढ़ते रहना था, मजा आएगा। द नेक्स्ट वन, इस पर अगला जो क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव वाला, वो ये होगा कि सर खड़गपुर आईआईटी बना किस वर्ष में? 1952। कब बना? 1952 से उसने ऑन वर्किंग अपन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर फिर से होगा, क्योंकि ये सब क्या है, हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट की बात हो रही, आईआईटी की बात कर रहे हैं, आईटीआई नहीं कह रहे हैं, है ना, आईआईटी कह रहे हैं सब। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि वर्ल्ड का पहला आईआईटी, अटक गए, नहीं आएगा ये वाला क्वेश्चन, पहले ही बता दें। जो क्वेश्चन आएगा वो ये होगा कि हमारा जो खड़गपुर वाला पहला आईआईटी था, वो किसके मॉड्यूल पर बनाया गया था, किसके मॉडल पर बना था?
किस आईआईटी के मॉडल पर बना था, यही क्वेश्चन आएगा। उसका नाम है MIT, USA, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अमेरिका का है। इसके मॉडल पर बनाया गया था। इसकी स्थापना लगभग हुई थी MIT की 1933 था वो, 1933-34 के आसपास में ये बनता है साथी। तो उसके मॉड्यूल पर हमारे यहाँ पर ये वाला बनाया गया था। हायर एजुकेशन में एक खास नाम कहलाता है आईआईटी का साहब। ठीक, इनको ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में जहां जहां पर है जो भी है उनको ध्यान रखना। एनआईटी थोड़ी सा ध्यान रख लेना साहब, भोपाल उपाल वगैरह के संदर्भ में देखना है। अभी चीजें आएंगी, एक एक करके आने वाली हैं, एक साथ नहीं। तो वो जो बन रहा है डायग्राम, जहां जहां से क्वेश्चन निकल कर आना है, वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो हम बात कर रहे थे यूनिवर्सिटी की, 46 में कौन सी, डॉक्टर हरि सिंह गौर। फिर उसके बाद में कब बनेगी, 57 में। कितनी बनने वाली है, 3। कौन कौन सी, जबलपुर वाली, उज्जैन वाली अपन ने देखा साहब जी। ठीक, तो ये बनने वाली। 64 में फिर कितनी बनेगी, बोले फिर 3 बनेगी। 64 में कौन सी, जबलपुर वाली कौन सी थी, जवाहरलाल नेहरू कृषि। क्लियर। उसके साथ साथ कौन सा, बोले ग्वालियर वाला भी था। ऐसे करके थोड़ी सा ध्यान रख लेना। द नेक्स्ट वन, इंदौर वाला भी। इंदौर वाली जो यूनिवर्सिटी है देवी अहिल्याबाई, वो थोड़ी सी चर्चा में है, उसको A ग्रेड का दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन आपसे एक होगा जो कि करंट अफेयर के साथ में होने वाला है, वो आपसे ये पूछेगा कि मिशिगन यूनिवर्सिटी USA, मिशिगन यूनिवर्सिटी USA के साथ हायर एजुकेशन को आगे बढ़ाने, मध्य प्रदेश में हायर एजुकेशन के विकास के लिए MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग, साइन करने वाला मध्य प्रदेश का पहला यूनिवर्सिटी कौन सा है। अमेरिका, अमीर देश। ठीक, तो अमीर जो शहर होगा उसी के साथ वो बात करेगा, बाकी तो समझेगा नहीं कुछ साथी। कौन सा होगा, इंदौर वाली यूनिवर्सिटी होगी। ठीक, या फिर किससे, जो सबसे बड़ी देवी होगी अपन उसके सामने, शिक्षा की देवी, तो देवी अहिल्याबाई। मामला क्रिस्टल क्लियर है, ये वो यूनिवर्सिटी है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। एक और ध्यान रखने वाली बात है, तो ये पूछ लेता है आपसे कब क्या बना, क्योंकि वो चर्चा में आ गया, कहेंगे सब किस वर्ष में बना, तो ध्यान रखना था। ठीक, देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी। देवी अहिल्याबाई नाम से ही समझे, बोले माता जी की उम्र, बोले हमारी माता जी की उम्र कितनी है, 64 साल है। तो अपन ध्यान रखेंगे 1964 में, भले ही नहीं अपनी माता जी की उम्र 54 साल है, पर अपन क्या मान लें, एज्यूम कर लें, ताकि वो डिजिट अपन को याद रह जाए। बोले हाँ 64 साल लगा, अपने लिए तो पड़ोस वाले की माता जी की उम्र 64 साल है, ऐसे करके कुछ तो याद रहे साहब। ठीक, चलिए द नेक्स्ट बना जाते हैं। तो 64 में फिर कितने, 3। 64 के बाद में सीधे आप आ जाइए असेंडिंग ऑर्डर पर, 1968। आ से होता 68, 68 बोलते हैं। आ से होता अवधेश प्रताप यूनिवर्सिटी। कब बनी, 1968 में बनी। 68 बनी, कहां पर है, अवधेश, नाम नहीं समझ में आ रहा, अवध बिहारी, बोले रीवा। कहाँ है, रीवा। 68 के बाद में जो अगला डिजिट आने वाला है वो होगा 1970 का। 68 के बाद में 70 आने वाला है। बोले 70 साल के कौन थे, बोले नाम ही समझ में आ रहा, बोले बरकतुल्ला, बड़ा वृद्ध टाइप का नाम लग रहा। तो बरकतुल्ला जी के नाम पर बनी यूनिवर्सिटी, कहां पर है साहब, भोपाल। ठीक, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। 1970 के बाद में एक लंबा गैप हमको देखने के लिए मिलेगा था, अगर यूनिवर्सिटी के संदर्भ बात कर। सीधे आ जाइए आप 1990-91। 1990-91 फिर 3 बनेंगी। कौन सी 3, बोले मामा भोज। कौन है हमारे, वो मामा है, मामा भोज है। एक का डिजिट 90 और बाकी 2 बनी थी 91 में। अपन अपनी सुविधा लेके चलेंगे, जो बात मैंने कही, जिससे हमको याद रह जाए कि हाँ वो कुछ 90-91 के आसपास में था। कभी भी ऑप्शन में ये नहीं देता कि 1990 में बनी थी 91। ऑप्शन को आप गौर से देखो, एक दिया होगा 1990, एक दिया होगा 1970, यानी एक दिया होगा आपको बरकतुल्ला का डिजिट दे देगा, एक दे देगा आपको अवधेश का, एक दे देगा आपको RDVV का, और पूछेगा साहब जी आपसे उठा करके क्या, बोले माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी कब बनी। जानबूझ के वो डिजिट क्यों दिए गए, वो इसलिए दिए गए हैं क्योंकि बेटा तुम ये डिजिट पढ़ के आए हो, तो आपको लगेगा कि नहीं मैं 70 भी पढ़ा था, मैंने 1968 भी पढ़ा था, 57 में भी मैंने पढ़ा, बनी तो थी यही वाली थी कि नहीं थी, घुमा दिया। तो वो उसका पैटर्न होता है, ट्रैपिंग पैटर्न, उसके लिए प्रिपेयर रहिए साहब जी। ये सब तौर तरीके जो फंडे बता रहा हूं, ये जो व्यक्ति जानता है वो मान के चलो पक्का सेलेक्ट हो जाता है। जिसकी इन सब चीजों में पकड़ हो, जो तरीके बता रहा हूँ, वो पक्का सेलेक्ट हो जाएगा। आईएएस जैसा एग्जाम अपन निकाल लेते हैं, ये वो सब आईएएस वाले तौर तरीके हैं। यहाँ सबसे टफेस्ट क्वेश्चन जीएस के जब आते हैं तब अपन बनाते बोले साहब यहाँ से यहाँ, तो ये तब आएगा जब पहली बात तो नॉलेज हो,
और उसके पश्चात में अपन एक सही जगह से जुड़े हुए हैं, सही प्रैक्टिसिंग में है, हर दिन आप हमारे संपर्क में जो तरीका सिखा रहे तब आएगा ये। जो मेहनत हम कर रहे हैं हमसे 2 गुना 4 गुना मेहनत जब आप करोगे तब आएगा, बाकी ऐसे शून्य मात्र वगैरह से नहीं आएगा। और रेगुलर संपर्क चाहिए, नहीं तो सिंपल सी एक बात है, जरा सा संपर्क टूटा, अभ्यास टूटा, प्रैक्टिस टूटी। तो स्वामी विवेकानंद जी का कथन कहलाता, हमेशा याद रखना, अभ्यास के अभाव में विद्या नष्ट हो जाती है साहब। वो विद्या नष्ट ना हो, लगातार संपर्क बना रहा है, इस बात की फीस देते हैं आप। द नेक्स्ट वन 1990-91, ठीक, तीन अपन मान लेंगे कि हाँ तीनों एक साथ बने थे। कौन से? मामा भुज। माँ से सबसे पहले बोले माखन, माखन चोर पुराने थे, ठीक, तो माँ से माखन। माखन के बाद में अगले जो जाने वाले हैं सबसे फेमस पर्सनालिटी बोले महात्मा गांधी। तो माखन चोर सबसे पुराने वाले युग में, उसके बाद में कौन आते हैं? बोले मॉडर्न एरा, महात्मा गांधी आते हैं। तो दूसरे कौन से होंगे? मामा, महात्मा गांधी। माँ से पहला माखन, ठीक, दूसरी माँ से महात्मा गांधी, और तीसरी क्या? मामा भोज। वो यूनिवर्सिटी भी कब का है? 91 का। ऐसे अपन बनाएंगे, मामला क्रिस्टल क्लियर है अपन को। अभी लास्ट में आपसे जब पूछेंगे ना तो आपको बन जाएगा। द नेक्स्ट 91 के बाद में आप सीधे आ जाइए 1998। 1998 ये अपने आप में एक सम संख्या है। अभी तक आपने तीन वाले जो भी आपने देखे हुए उनमें से मैक्सिमम संख्या विषम थी, 57 विषम था। 64 हालांकि सम था बट 57 विषम था। उसके बाद में आपने 91 वाला देखा तो वो भी एक विषम था। तो विषम संख्या क्या? 3। जबकि अपन देखेंगे 1998 वो क्या है? एक सम संख्या। 1998 में अपन पढ़ते हैं साहब जी, वहां पर दो बनने वाले, दो एक सम संख्या है। कौन कौन से हैं ध्यान रखिएगा। एक है आरजीपीवी अपना भोपाल, और दूसरा कहलाता है विधि संस्थान। वो हालांकि 97 वाला है बट मोटे तौर पर, या पूरा ऑन वर्किंग बोले साहब 2000 वाला डेट अपन देखते हैं, तो एक मोटे तौर पर हाँ 98 वाला है, ऐसे करके अपन पढ़ लेंगे। आरजीपीवी एंड विधि, ऐसे करके ध्यान रखिएगा। आरजीपीवी 2000 के संदर्भ में अपन देखेंगे। नेक्स्ट उसके बाद सीधे आप आ जाओ 2008। 2008 में 8 का आधा 4 बने थे एक साथ। 8 के आधे कितने बने थे? 4 बने थे। कौन से हैं वो 4? ध्यान दीजिएगा। एक तो है ट्राइबल यूनिवर्सिटी एमपी की, ठीक, अमरकंटक वाली, अनूपपुर। दूसरा महर्षि पढ़नी। तीसरा राजमाता विजया राजे सिंधिया। चौथा है मान सिंह जी के नाम पर बना हुआ ग्वालियर वाला। तो राजमाता वाला भी ग्वालियर में है, ठीक, वो कृषि विश्वविद्यालय है। जबकि एक और जो ग्वालियर में राजा मान सिंह वाला वो संगीत वाला विश्वविद्यालय है, ऐसे करके ध्यान रख लीजिएगा। दोनों कहाँ हैं? ग्वालियर में। जबकि महर्षि पढ़नी संस्कृत, संस्कृत की नगरी उज्जैन, बोले शेक्सपियर मत भारत के साहब जी, कालिदास उज्जैन, उज्जैन में होने वाला है। जबकि इंदिरा गांधी आदिवासी वाला अपन ने पढ़ ही लिया साहब जी, कहाँ? अमर कंटक, आ से अमरकंटक, आ से आदिवासी, आ से अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट करके है। 2008 करके ध्यान रखना तो बन जाएगा अपन को। 2009 महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय कटनी, ठीक, 2009 का। कटनी में 3 है, 3 3 का 9, उसका डेट लगभग सेट हो रहा होगा। द नेक्स्ट वन 2010 पर अपन आ जाते हैं। 2010 का कहलाता है नानाजी देशमुख। इन पर एक क्वेश्चन बिल्कुल तय आना है, आप पहले से जान रखिए। नानाजी देशमुख यूनिवर्सिटी पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय है, ठीक, कहां पर है? जबलपुर, आधारताल रोड इत्यादि वगैरह अपन देखेंगे। कहाँ है? जबलपुर में। उनकी कर्मभूमि चित्रकूट अपन देखते हैं, पढ़ते हैं, सतना वगैरह। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया। और एडवांस में जान लो कि इंटरव्यू में इन पर ही क्वेश्चन होगा आपसे, बिल्कुल निश्चित आप जान लो, तैयार कर लेना। ना केवल 4 ऑप्शन वाले ऑब्जेक्टिव में आएगा, इंटरव्यू में भी यही क्वेश्चन आने वाला है। द नेक्स्ट वन 2010 नानाजी देशमुख। नानाजी अपन को कितने पैसे देते रहे बचपन में? बोले 10 रुपए लो बेटा, जाओ टॉफी खा लेना। तो 2010 होगा। नाना जी, नाना जी से बोलते रहे अपन, दो तो देशमुख हो गए, ठीक, याद रह जाएगा अपन को, रहेगा, निश्चित रूप से रहेगा। 2011 पर आ जाओ। 11 बोले एक और एक 11, बोले एक और एक दूसरा बच्चा, एक टीचर और एक पढ़ने वाला बच्चा, एक और एक अटल है। उनका नाम है भारत के महानतम प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। उनके नाम से हिंदी के लिए वो जाने जाते हैं। बहुत ही शानदार उनकी हिंदी कविताएं पकड़ हुआ करती थी साहब जी। हिंदी में यूएनओ में जाकर भाषण देने वाला भारत का पहला प्रधानमंत्री बोले अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो उन्होंने किस लैंग्वेज को लेकर? हिंदी साहब जी। कितनी किताबें, कितनी कविताएं इत्यादि वगैरह अपन नहीं देखते, कितनी डायरियां अपन उनके बारे में नहीं पढ़ते। उनके जमाने में आया था एक बहुत ही फेमस अभियान, स्कूल चले हम, मत भूलना आ जाएगा साहब क्वेश्चन, ठीक। स्कूल चले हम किसकी कविता भी है,
अटल जी की है, मिशन भी है, प्रोग्राम भी है, तो अटल जी के काल में आया हुआ था। ठीक। द नेक्स्ट माना जाता है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी हिंदी विश्वविद्यालय करके अपन देखने वाले हैं, हिंदी के प्रणेता रहे हैं। ठीक है, तो उनके नाम से अपन ने भोपाल में 2011 में ये वाली यूनिवर्सिटी की शुरुआत करी। एक से एक कविताएं उनकी अपन देखते साहब, कितनी शानदार कविताएं अपन को देखने को मिलती हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी को सुनिएगा कवि को, कि हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा। जैसे एक विद्यार्थी ना बोले साहब भले ही कितने बार फेल हो जाए पर हार नहीं मानूंगा, तो बोले साहब हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता और मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो सोचिए एक कैसा स्वरूप उन्होंने लिखा कि कोई यदि डिप्रेशन में हो, बोले कभी उदास है तो बच्चा उदास है, लिखने का मन नहीं है, पढ़ने का मन नहीं, वो लेकिन करना पड़ेगा काम है, तो बोले नहीं लिखेंगे। फिर बाद में उन्होंने बोला नहीं साहब करना पड़ेगा, तो बोले चलो लिखेंगे। तब जाकर उन्होंने ये कविता लिखी हुई थी। उनका इंटरव्यू देखिएगा, लगभग यही बातें बताते हैं, थोड़ा सा लंबा इसलिए मैंने शॉर्ट बताया। एक और एक अटल, जब ये दोनों अटल रहेंगे, टीचर और विद्यार्थी जब ये दोनों अटल रहेंगे, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन शैतान के अलावा कोई नहीं रुक सकता। द नेक्स्ट वन, आगे बढ़ जाते हैं। अगला होगा 2012, बासे 12 बासे बौद्ध। तो बौद्ध यूनिवर्सिटी सांची कहां पर है? बौद्ध यूनिवर्सिटी सांची। सांची सांची बताइए, सच सच बताइए कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? बोले रायसेन। तो आपकी राय क्या है? रायसेन जिला करके कहलाने वाला है सांची बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी। पूछ लेगा उठा करके, बार बार क्वेश्चन पूछेगा आपसे, कहेगा कि सांची का ओल्ड नेम क्या था, पुराना नाम क्या था, एंशिएंट एरा में इसका नेम क्या था। एमपीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 2021, दैट इज काकनाद बोध। क्या नाम था? काकनाद बोध। बुद्धिस्ट एजुकेशन के लिए जाना है। भारत में आप एंशिएंट इंडिया पढ़ते हो ना, तो संस्कृत के विद्वानों के पश्चात में आप पढ़ोगे बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज के बारे में। पुरानी तो आप पढ़ते हो तक्षशिला, ठीक है, हो गया संस्कृत इत्यादि वगैरह, फिर उसके बाद में आप पढ़ते हो बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, यानी संस्कृत में भी देंगे, पाली प्राकृत में भी आपको एजुकेशन देंगे। नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी इत्यादि पढ़ते हो, सांची यूनिवर्सिटी। बुद्ध जाने जाते हैं, महात्मा बुद्ध जो है वो भगवान कहलाते हैं कई लोगों के लिए, लेकिन महात्मा बुद्ध जो एक बौद्धिक वर्ग में जाने जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। ठीक, उनसे पूछो कि महात्मा बुद्ध कौन थे, भगवान थे, इंसान थे, क्या थे? बोले साहब वो वास्तव में एक श्रेष्ठतम शिक्षक थे, विश्व के टीचर थे साहब महात्मा बुद्ध। ठीक, टीचिंग, महात्मा बुद्ध ने क्या किया? लोगों को टीच किया, पढ़ाया, समझाया, जीवन जीने का मार्ग बताया, मध्यम मार्ग बताया साहब, तरीका बताया, संसार क्या है, क्यों है, कैसा होता है साहब, संसार दुखमय है, दुख से निकलना है। बोले समस्त दुखों का कारण क्या है? महात्मा बुद्ध ने बताया, अविद्या ही समस्त दुखों का कारण है। अगर दुखों को दूर करना तो क्या प्राप्त कर लो? विद्या। ठीक, और जब वो प्राप्त करोगे तो विद्या ददाति विनयम साहब जी। महात्मा बुद्ध एक श्रेष्ठतम शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं, है ना। आयरन मैन से ही बोलोगे, बोले किसको मानते हो, तो देखना बुद्धिस्ट ही निकलेगा वो। क्लियर बात है। तो महात्मा बुद्ध यानी कितनी जबरदस्त पर्सनैलिटी था। बौद्ध धर्म एजुकेशन के लिए जाना जाता, बताने का आशय है, चाहे आप कोई सी भी यूनिवर्सिटी लाइन से उठाकर देख लेंगे, क्या दी उन्होंने? संगठन बनाया, संघ बनाया। महात्मा बुद्ध की महानतम देन उस संगठन के, उस ट्रस्ट के प्रयास से ही क्या हुए? यूनिवर्सिटीज वगैरह बनी, एजुकेशन। आज भी आप जो पढ़ते हैं, जितने भी बड़े बड़े नामी ग्रामी कॉलेज यूनिवर्सिटीज वगैरह पढ़ते हैं, इनकी शुरुआत ट्रस्ट से ही हुई थी, न्यास जिसको अपन बोलते हैं साहब, संगठन से ही हुई थी। चाहे जबलपुर शहर के बारे में बोले, बात करें साहब हितकारणी, बात करें साहब मोहनलाल हरगोविंद दास जी, तो क्या है, सब ट्रस्ट के माध्यम से। क्योंकि शिक्षा तो है, दुनिया के बारे में तो नहीं पता, भारत में लेकिन एक बात हमेशा से रही है, शिक्षा सदैव दान में ही दी गई है और दान में ही ली गई है, उसका मोल नहीं हो सकता। टीचर को तो आप केवल एक पारिश्रमिक देते हो। विश्व के मामले में सच हो चाहे ना हो, भारत में हजारों वर्षों के इतिहास का शिक्षा दान में ही दी गई और दान में ही ली गई है। देवताओं ने भी आकर शिक्षा ली है गुरुजी से, अब भी पढ़ा था आपने। क्लियर है। तो अपन पढ़ते हैं साहब, थोड़ी सा ध्यान रख लीजिएगा। भगवान कृष्ण के संदर्भ में अपन देखें, भगवान राम जी के गुरुजी अपन पढ़ते हैं साहब। ठीक, थोड़ी सा प्रिपेयर रहिएगा। तो ये सटीक है, बिल्कुल सही बात है, शिक्षा सदैव दान में दी गई है। पारितोषक एक विषय हो सकता है। अंग्रेजों के काल में यह विक्रय की वस्तु या इत्यादि वगैरह अपन देखते हैं, और आज का आधुनिक बाजारवाद तो पता ही है सबको।
खैर मुद्दे पर आ जाओ। बौद्ध एजुकेशन के लिए, बौद्ध दो शब्द, ठीक है, बा से बौद्ध, बा से 12, 12 का 2 आएगा, तो 2012 की क्या होगी, बौद्ध यूनिवर्सिटी होगी साहब जी। आगे बढ़ जाओ। बी आर अम्बेडकर जी के नाम से मऊ वाला सामाजिक संस्थान, उन्होंने समाज में सुधार के लिए लगातार प्रयास किया, और अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए, छुआछूत जाति इत्यादि वगैरह प्रथा नहीं होनी चाहिए, समाज में सुधार। तो सामाजिक विज्ञान जो संस्थान अपन देखते हैं, जिसको अभी यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया 2015, कहां पर है, महू करके प्लेस करके कहलाने वाला है। 2015 वाला अपन ने एक और पढ़ा, बुंदेलखंड, क्लियर, वो ध्यान रख लेना साहब जी। 2019 में भी अपन ने कौन सा पढ़ा, सबसे लेटेस्ट वाला, शासकीय है इसलिए अपन पढ़ रहे हैं, छिंदवाड़ा, राजा शंकर शाह जी के नाम से। हो गई पूरी यूनिवर्सिटियां लाइन से, बन जाएगा अपन को साहब। 1 मिनट का समय देता हूं, रिकॉल कर लो, और रिकॉल रिकॉल भी कुछ नहीं करो, बन जाएगा आपको। बस आप केवल इतना सोचो, यहाँ कोई रिवीजन भी नहीं करना, उसके बिना अपन बना लेंगे, बिना रिवीजन के बना दोगे आप। बना दोगे कि नहीं, बताओ जल्दी से। तो बिना रिवीजन के भी आप बना दोगे, तो फटाफट कुछ क्वेश्चन के आंसर दे दीजिए। तो चलिए बताइए, मध्य प्रदेश की सबसे पहली यूनिवर्सिटी किस वर्ष में गठित हुई, 1946 में। क्या नाम था यूनिवर्सिटी का, सागर यूनिवर्सिटी साहब जी। उसके ठीक पश्चात में 1957 में कितनी बनी थी यूनिवर्सिटियां, 2 बनी थी, 3 बनी थी, अपन ने तीनों को ऐड कर दिया था। कौन कौन सी थी, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय था, और कौन सा, विक्रम और लक्ष्मीबाई जी वाला अपन ने शारीरिक शिक्षा, है ना, उनके लिए। 1957 के पश्चात में सीधे अपन ने कहा था 1964, 64 पे आ जाओ, कितने बनी थे फिर 3 बनी थी, कौन कौन सी, तो देवी, ठीक है, तो देवी जो है नाम से ही समझ में आ रहा है कितनी उम्र है, 64, तो देवी अहिल्याबाई। बोले चाचा नेहरू जी अपने, बोले चाचा जी की उम्र भी कितनी, बोले 64, ठीक, उनका निधन भी कब है, 1964 में, वो तो 27 मई को, तो अपन को मोटे तौर पर याद रह जाएगा, ठीक है, ऐसे ध्यान रख लेना। तो ये तीनों यूनिवर्सिटीज के बारे में यदि हम बात करें, कब की है, 1964। 1964 के बाद में 1968 पर आए थे, 68 पर, आ से 68, आ से अवधेश। 70 साल के कौन है, 70 साल के, नाम ही समझ में आ रहा है कि 70 साल के हैं, बोले बरकतुल्ला, चाचा की बजाय दादा नजर आ रहे हैं साहब जी, बरकतुल्ला। तो 70 में कौन सी बनी होगी, बरकतुल्ला। 1991 पर आ जाओ, 91, मामा भोज, माँ से कौन सी होगी, सबसे पहले कौन आएगा, बोले माखन, माखन चोर आएंगे सबसे पहले, भगवान कृष्ण जी, तो माखन लाल। उसके बाद में कौन आएगा, महात्मा गांधी, तो तीसरे भोज से भोज। मामला क्रिस्टल क्लियर है। 1998 2000 के आसपास अपन ने कहीं से 2 बना देना फटाफट। एक कौन सा था अपना, आरजीपीवी, दूसरा कौन सा था, लॉ यूनिवर्सिटी अपन ने, क्लियर। 2008 में कितनी बनी होंगी, 2008 में कितनी बनी होंगी, 8 का आधा कितना होता है, 4, अपन फटाफट बना देंगे। 4 कौन कौन सी थी, 2 तो अकेले ग्वालियर में थी, ठीक, वेरी गुड। 2010 में कौन सी बनी होगी, 2010 में, 10 रुपए कौन देता था, नानाजी, कहेंगे 2, नानाजी पैसे 2, उन्होंने कहा लो बेटा 10 रुपए लो, तो 10 में कौन सी, नानाजी देशमुख। 2011, 11 यानी 1 और 1, 11, 1 और 1 हमेशा क्या रहेंगे, अटल। अकेले में साहब जी संगठन होगा तो साहब तख्ती होती है, एक तक कोई नहीं तोड़ सकता, 1 और 1, तो 1 और 1 में कभी कौन होने वाले हैं, अटल। तो अटल बिहारी वाजपेयी, वो किस चीज के लिए जाने जाते हैं, हिंदी के लिए साहब जी, तो उनके नाम से कौन सा होगा, हिंदी विश्वविद्यालय, कहां पर है, भोपाल, ठीक। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। 2011 के बाद में आएगा 2012 में कौन सा बना होगा, बासे 12, बासे बौद्ध करके ध्यान रखना, बना ली साहब जी। कौन से जगह पर है, बोले सांची में है, क्लियर बात है ये। सांची कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, रायसेन में। सांची का पुराना नाम क्या है, अरे गजब, आप लोगों से तो बनने लगा साहब जी, एक ही क्लास में बिल्कुल धनाधन फायर की तरह कर रहे हो आंसर, है ना, तैयार रखेंगे अपन चीजों को। कागनाथ बोध शहर की स्थापना किस डायनेस्टी के शासक के द्वारा की गई थी, अशोक, पक्का। तो ध्यान रखना है, उस व्यक्ति का नाम अशोक नहीं है, उसका नाम है काला शोक। उस व्यक्ति का नाम था
काकनाद, तो काक कालाशोक उसने स्थापित किया था, यहाँ पर शुरुआत की थी। अशोक ने बाद में स्तूप बस बनवाए जो पर रट्टा मार के आए हैं लुसेंट वाले। क्लियर है? काकनाद बोध कालाशोक। उठा करके क्वेश्चन क्या होगा, किस डायनेस्टी का था, किस वंश का था। तो इतना दिमाग अपन लगा पाएंगे साहब। तो मगध के साम्राज्य पढ़ते हो, हर्रैक वंश, और उसके बाद पढ़ते हो नाग, शिशु नाग। कौन सी डायनेस्टी है? शिशु नाग साहब। तो नाग वंश की डायनेस्टी कहलाती है कालाशोक, काकनाद बोध। एजुकेशन के लिए बुद्ध जाने जाते हैं, बुद्धिस्ट जाना जाता है। सबसे ज्यादा काम किया पूरे दुनिया जमाने के विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज में, चाहे नालंदा हो, चाहे विक्रमशिला हो, चाहे वल्लभी इत्यादि वगैरह हो, चाहे उदंतपुरी यूनिवर्सिटीज वगैरह रही हो। मध्य प्रदेश में भी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी की शुरुआत अपन देखेंगे। कालाशोक किसको मान रहा था? बुद्धिज्म को। यही वजह है कि आप पढ़ते हो कि कौन से नंबर की बौद्ध संगति उसके काल में हुई थी। हुई थी कि नहीं? हुई तो थी। कौन सी हुई थी? ये सब क्वेश्चन आएंगे, एक भी पॉइंट उसमें ऐसा नहीं जिसको आपको नहीं सर ये तो रिलेट नहीं हो रहा, होश ही उड़ा देगा वहां पर, कहो कि पता नहीं कहां से पेपर आता है। यहां से आता है जो बता रहे हैं, पहले से जान लो एडवांस में। तो ध्यान ये रखना, देखो बौद्ध संगतियां, रावे पाक अका अक, ऐसे ध्यान रखना। पहला वाला सिटी का नाम है या प्लेस का नाम है, दूसरा वाला राजा का नाम है। ठीक, सबसे पहली राजगृह बोले किसके? बोले अजातशत्रु। दूसरी कहां होने वाली? वासे वैशाली। कहां से? कालाशोक। तीसरी बोले बोले पाटलिपुत्र में, किसके टाइम पर? आ से अशोक के टाइम पर। चौथी बोले बोले कहां से? कश्मीर के कोंडलवन में। राजा कौन था? कहां से? कनिष्क। मामला खत्म। अगर टेक्निकल वे में जो बता रहा हूं ऐसे पढ़ोगे ना तो फटाफट बनाओगे। 100 क्वेश्चन मतलब जितनी देर पढ़ने में लगे, जितने सेकंड पढ़ने में लगेंगे उतनी देर में अपन को मालूम है तो फटाफट लगाया और आगे बढ़ा। नहीं तो फिर जीएस में वो समस्या है कि आप सोच के विचारते रहो, फिर कुछ नहीं होने वाला। तो जो गलत तरीके से पढ़ते हैं, गलत या जो भी ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ते हैं, गलत नहीं कहना चाहिए, हर किसी का तरीका सही होता है। ट्रेडिशनल तरीके से जो पढ़ते हैं वो थोड़ी सा ट्रैक बदलो, ऐसा मेरा सजेशन है ना। बाकी आगे आपको जो उचित लगे आप ऐसे पढ़ सकते हो। खैर आगे बढ़ते हैं। बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी कौन से वर्ष की बात है? बुद्ध बासे 12 बौद्ध जाने जाते हैं हमेशा एजुकेशन से। महात्मा बुद्ध किस चीज के लिए जाने जाते हैं? वो क्या थे? लेकिन विश्व के महानतम शिक्षक करके कहलाते हैं बुद्ध। बुद्ध का ही उपनाम कहलाता है तथागत। क्या कहलाता है? तथागत, नहीं तो बोले टकाटक। तथागत, तथागत का बार बार मीनिंग पूछता है आपसे कि साहब क्या मतलब होता है तथागत? सत्य है ज्ञान जिसका, दैट इज तथागत। क्वेश्चन यही होता है कि इनमें से किसकी उपाधि, टाइटल तथागत हुआ करता था? महात्मा बुद्ध साहब। क्लियर है? द नेक्स्ट वन, 2012 हो गया। 2015 में कोई यूनिवर्सिटी बनाया गया, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के समानांतर बन रही है, अपन वो नहीं पढ़ रहे जानबूझ के। सरकारी पोस्ट पे सरकारी एग्जाम सरकारी को पहले पूछेगा, मेरा मानना ऐसा है। बाकी पूछने को तो कुछ भी आ सकता था। 2015 में कौन सी पढ़ी आपने? एक तो बाबा साहब अम्बेडकर, ठीक, मऊ वाली, जबकि दूसरी एक और कौन सी पढ़ी? वासे बुंदेलखंड। 2015। और 2019 में सबसे लेटेस्ट वाला कौन सी यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हो आप? बन गया साहब जी अपन से तो। क्लियर है? अगेन जल्दी बता दो, मध्य प्रदेश में कुल कितने सरकारी स्कूल हैं? मोटे तौर पर अपन बना लेंगे साहब। तो ये ध्यान रखना, ये कोई याददाश्त या कोई मेमोरी का खेल नहीं है, ये अभ्यास, मेहनत और स्मार्टनेस का खेल है। सच बात तो ये है। 1,20,000 है। मध्य प्रदेश की साक्षरता दर दशमलव के 2 अंकों तक बताएं। पुरुषों की साक्षरता दर, महिलाओं की, ठीक। मध्य प्रदेश के बारे में पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा साक्षर जिले कौन से हैं, तो मान लो पूछ ले आपसे, तो अपन बोलते हैं साक्षरता प्राप्त करें शिक्षा, तो बेटा स्कूल जाइब। क्या बोलते हैं? बेटा स्कूल जाइब। तो जाइब जो होगा यही आपका कोड होने वाला है किसका?
हायर एजुकेशन, जहां से नंबर 1 जबलपुर, सेकंड नंबर पे ई से इंदौर, थर्ड नंबर पे कौन था, वहां से भोपाल। तो हायर एजुकेशन के लिए, सर्वाधिक साक्षरता के लिए मध्य प्रदेश के 3 जिले, जहां से बोलेंगे बेटा स्कूल जाइब, जहां से जबलपुर, ई से इंदौर, वहां से भोपाल। बच्चा क्या बोले, बोले ना जाइब। तो अपन कहेंगे बड़ा अजीब बच्चा है, स्कूल ना जाइब। तो अगला आंसर होगा दैट इज अजीब बच्चा, क्यों नहीं जाए इसकी। तो न्यूनतम साक्षरता वाला जिला जो अगर बात करें, आस अलीराजपुर होगा, जहां से झाबुआ होगा, वहां से। मामला क्रिस्टल क्लियर है। कुछ इस तरीके से पढ़ो साहब, पेपर अपन से जरूर बनेगा, ये वाला भी बनेगा, इसके बाद वाला भी बनेगा। लगातार संपर्क में रहें, जो ठान लोगे एग्जाम क्वालिफाई करना वो सब बनेगा अपन को। बस टारगेट करके जिस प्रकार से हम मेहनत कर रहे हैं उससे 4 गुनी हमें चाहिए, जरूर बनेगा। और एक पोस्ट तो आपकी पक्की है अधिकारियों वाली, सिलेक्शन तो बहुत उठा लोगे, वो तो कोई बात ही नहीं। कुछ इस प्रकार से अपन चीजों को पढ़ने का, बनाने का प्रयास करेंगे। अच्छी बात है, फर्स्ट रीडिंग में आपसे क्वेश्चन बन पा रहे हैं, अभी तो आप रिवीजन करेंगे ना साथी, बना लोगे निश्चित रूप से। क्लियर है? तो आशा करता हूं ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, कोई चीज ना समझ में आई हो पूछ सकते हो। बौद्ध संगति वाला कोड, रावे पाक अकाक, रासे ऊपर वाली जो रो है ये प्लेस के नाम है, ये प्लेस के नाम है। रासे राजगृह, वासे वैशाली, पासे पाटलिपुत्र, कासे कश्मीर, ये शहरों या स्थानों के नाम है। पहले नंबर पर रा यानी 1 होगा, वे यानी 2 होगा, यानी दूसरी बौद्ध संगति, पा यानी तीसरे नंबर पे है तो तीसरी, का यानी चौथे नंबर की बौद्ध संगति। ठीक। जबकि नीचे वाला ये जो है, जिन राजाओं के, शासकों के काल में हुई है, ये वो है। आ से अजात शत्रु, का से कालाशोक, मध्य प्रदेश जो आपसे बार बार कह रहे, काकनाद बोध दूसरे नंबर की, यानी दूसरी बौद्ध संगति किसके काल में, कालाशोक। पहली बौद्ध संगति आ से अजात शत्रु के काल में। दूसरा, दूसरी बात में क्या आएगा, तीसरा, तीसरे नंबर पे हुई थी अशोक, नाम ही में तो उसके 3 लेटर अशोक। तो तीसरी क्या है, अशोक के काल में हुई थी, कहां हुई थी, पासे पाटलिपुत्र। चौथी कासे है, कनिष्क कुषाण शासक, हुई थी उसके काल में, कहां पर, कासे कश्मीर के कुंडलवन नामक प्लेस पर हुई थी। इतनी सी तो बात है साहब, अब पूछे उठाकर के कहीं से भी अपन बना देंगे। 2 मिनट का काम भी नहीं था, सच बात तो ये है। और उतने के बाद में अपन ने 1 से 2 बार अगर अच्छे से कर लिया और याद रख लिया, समझ लिया अच्छे से ना, कभी भी क्वेश्चन आया कभी मिस नहीं करोगे। लेकिन अगर वही ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ के तो आए थे सर, पर वहां गलत ही लग गया, आप कंफ्यूज हो गए थे हम, तो क्यों ऐसे तरीके से पढ़ रहे हो, ये कंफ्यूज हो जाओ। इस बात की आप लोग फीस देते हैं, यही पारितोषिक देते हैं। इसलिए मेरा दायित्व है कि उन सारी चीजों को, कठिन से कठिन चीजों को, कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड चीजों को सिंप्लीफाई बनाया जाए। और यही है अंत्योदय की अवधारणा, कि अब किस किस से बन रहा है, जिसके 90% है उससे भी बन रहा है, और जो बिल्कुल बिगिनर है उससे भी बन रहा कि नहीं बन रहा, उससे भी उतना ही बन रहा है जितना 95% वाला लाने वाला बच्चा बना रहा था। यदि ये उद्देश्य सफल हुआ तो इसका मतलब है कि मेरे पढ़ाने का या टॉपिक को समझाने का उद्देश्य सफल हुआ। आज का दिन, आज की क्लास मेरी सार्थक रही। तो यदि उस विद्यार्थी को जो सबसे अंत में है, उसको इतने टेक्निकल वे से पढ़ा, समझा, सिखा ना पाए, तो इसका मतलब है कि आज की क्लास भी मेरी असफल रही साहब। यही है अंत्योदय की अवधारणा। तो बन रहा कि नहीं बन रहा, कुछ कुछ पकड़ में आ पा रहा है। बनेगा, सबसे बनेगा साहब जी। कुछ नहीं, केवल टेक्निक, केवल तौर तरीके, एक सही वे का फर्क है। वो आपके सामने वो राज खुले नहीं है, वो धीमे धीमे खुल रहे हैं, कि बिल्कुल लेंदी से लेंदी चीजों को कैसे क्या बनाया था। बस यही है कि कोई एक राज नहीं है, हर टॉपिक की अलग टेक्निक है, अलग पद्धति है, हर मिनट अलग है। बस चलते चलो, बिना डरे, बिना थके, बस चलते चलो साथ में, अपन से सब बनेगा साथ। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।